ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਕਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਅਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ 7-8 ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਏ, ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 25 ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 3 ਰੈਬਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਕਾਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀਗੀ ਕਿ 100 150 ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। 3-4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 38,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਕੀ चुनावी ਜਿਹੜੇ किस्से है क्या है हिमाचल के? मैं तो जम्मू साहब आपको ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास जो हिमाचल की रिपोर्ट पहुंची थी, रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी। मोदी साहब को जब ये लगा कि रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, बहुत सारे बागी मैदान में उतर आए हैं, इन्होंने 11 विधायकों के टिकट काटे, उससे भी पार्टी संभल नहीं पाई, तो प्रधानमंत्री साहब को कम से कम 6-7 रैलियां चुनाव के मतदान से थोड़े दिन पहले करनी पड़ी। नड्डा साहब ने भी कमान संभाली। आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी कई बार हिमाचल, हाँ जी, वो भी आए। रक्षा मंत्री भी जो है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कई चक्कर लगाए। मोदी साहब की रैलियों से ही स्थिति सुधरी। और आप देखेंगे कि इस सब के बावजूद जो जयराम ठाकुर सरकार में 10 जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। एकमात्र महिला सरवीण चौधरी थी, वो भी चुनाव हार गई। और भारतीय जनता पार्टी को 68 सदस्यीय विधानसभा में 25 सीटों पर सबर करना पड़ा। बहुत कम वोटों के अंतर से ये मार्जिन 15 सीटों का बढ़ गया कांग्रेस का, भाजपा का 15 सीटें घट गई और कांग्रेस को 43.10% वोट मिले, 43.9% वोट मिले और बीजेपी को 43% वोट मिले। यानी कि 0.9% फालतू वोट लेके कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई। 15 सीटें फालतू जीती, बहुमत से 5 सीटें फालतू जीती और आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। हाँ, आज सीएलपी मीटिंग थी, उसमें डिसाइड होना था सीएम का कौन बनेगा सीएम। इस बात का फैसला होना था। अभी मेरा ख्याल मीटिंग वहां जारी है, देखते हैं वहां क्या होता है, कैसे फैसला होता है। लेकिन कई सीटें ऐसी, जो 3-4 सीटें ऐसी कौन सी है जो कम मार्जिन से जीते हैं लोग? मैं जम्मू साहब आपको बताऊं कि 3 सीटें जो हैं, एक तो आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल साहब को मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे, भाजपा जिनके कंधे पे सवार होकर चुनाव लड़ रही थी, उनको हराने वाले राजेंद्र राणा इस बार एक बहुत ही राजनीति में नए नए उम्मीदवार से चुनाव जीते हैं और वो भी 399 वोट के अंतर से। दूसरे उम्मीदवार हैं जो जो दूसरे उम्मीदवार हैं भाजपा के त्रिलोक जम्वाल, जो पहली बार चुनाव लड़े बिलासपुर सदर विधानसभा सीट से, जो कि पहले नड्डा साहब की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हुआ करती थी, वहां से वो चुनाव जीते 276 वोट के अंतर से। तीसरी सीट सबसे कम वोट से जीती जाने वाली है श्री नैना देवी, जहां से रणधीर सिंह
171 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर साहब हैं, जिन्होंने सिराज सीट से 38,000 से भी ज्यादा वोटों से कांग्रेस के चेतराम को हराया है। उन्होंने अपने मंडी जिले में अपनी धाक बरकरार रखी है। 10 में से 9 सीटें उन्होंने जीती हैं। बावजूद इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व के धुआंधार प्रचार के भाजपा रिवाज बदलने में कामयाब नहीं हो पाई, जबकि उन्होंने ये कहा था कि इस बार हम हिमाचल में रिवाज बदलेंगे। और कांग्रेस का यह दावा था कि परंपरा कायम रहेगी। और आपने देखा होगा जम्मू साहब कि 15 सीटें फालतू जीत के भाजपा से कांग्रेस सरकार में आ गई है और 1-2 दिन में नए मुख्यमंत्री कामकाज संभाल लेंगे। दक्षिण जी, एक बात है, साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, उनके बेटे अनुराग ठाकुर वो केंद्रीय वजारत में है, अच्छा उनको विभाग मिला है, लेकिन उनके जिले में जो परफॉर्मेंस है वो कोई खास नहीं रही। तो इसमें धूमल और उनके बेटे की कैसी स्थिति रहेगी? क्या सोचते हैं कि जो बीजेपी हाई कमांड है उसको कैसे लेगी? मैं तो ये कहूंगा जम्मू साहब, अनुराग ठाकुर साहब केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन भाजपा की पूरी जो कमान है वो एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब के पास है। नड्डा साहब, हिमाचल प्रदेश उनका गृह राज्य है। वो अपनी सीट पर भी अगर भाजपा के उम्मीदवार को 276 वोटों से जिताने में कामयाब होते हैं तो पिछले चुनाव में भाजपा सत्ता में आने की उम्मीदें कम थी, तो अचानक बीच में केंद्रीय राणा के मुकाबले हार गए। उसके बाद उनके बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया गया। अब इस बार ये उम्मीद थी कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो पार्टी मुख्यमंत्री सरकार की कमान जो है जयराम ठाकुर के पास ही होगी। ऐसे में धूमल साहब और अनुराग ठाकुर के प्रयासों के बावजूद हमीरपुर जिले में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और हमीरपुर में ज्यादातर सीटें भाजपा हार गई है। दक्षिण जी, ये जो अपर हिमाचल प्रदेश है उसमें तो बीजेपी ने बहुत कम प्रचार किया। जेपी नड्डा ने एक ही रैली की, वहां क्यों नहीं बीजेपी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, कोई कैंपेन भी खास नहीं की? क्या वजह रही? मैं ये कहूंगा आपको कि देखो, हिमाचल में तो जब से हिमाचल बना है, अपर हिमाचल लोअर हिमाचल का हमेशा झगड़ा रहा है। लोअर हिमाचल से आज तक जब से हिमाचल बड़ा, 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, एक शांता कुमार जी और दूसरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। तो जयराम ठाकुर साहब ने धूमल साहब अपनी सीट को, धूमल साहब और जयराम ठाकुर साहब, इन्होंने प्रयास तो किया और ये भी कोशिश रही कि अपर हिमाचल के बजाय लोअर हिमाचल को फिर से पार्टी की कमान मिले। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री जो 5वीं बार विधायक चुने गए हैं, वो भी लोअर हिमाचल से आते हैं। और एक एक और बात जम्मू साहब ये है कि हिमाचल जब से बना है हमेशा राजपूत समुदाय से ही मुख्यमंत्री बने हैं। शांता कुमार जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर राजपूत थे, ब्राह्मण थे। तो इस बार विपक्ष के नेता 5 साल तक मुकेश अग्निहोत्री रहे। उन्होंने विधानसभा के बाहर और भीतर जयराम ठाकुर साहब के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी जी ने उनको जब विपक्ष के नेता की कमान दी थी वीरभद्र सिंह साहब के आशीर्वाद से, तो उनको ये कहा गया था कि 5 साल तक कोई आदमी, कोई भी पार्टी का नेता आपको छेड़ेगा नहीं। आपके पास बस एक इतना आप लड़ाई को इस ढंग से लड़ें कि 5 साल के बाद कांग्रेस को सत्ता में ले आए। तो मुकेश अग्निहोत्री का कहना था कि हमने राहुल गांधी जी के निर्देश पर 5 साल तक जयराम ठाकुर साहब के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसका ही बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई है। और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन खुद दावा तो नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको मैंने बखूबी निभाया है। कांग्रेस को सत्ता में लाना हमारा मकसद था और हम अपने इस मकसद में कामयाब रहे हैं। अब देखना यह है कि 3 दावेदार हैं जम्मू साहब, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रतिभा सिंह जी, और कांग्रेस की कंपेन कमेटी जो चुनाव की उनके चेयरमैन थे सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, सुक्खू। और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री। शिमला में विधायक दल की बैठक हो रही है। अब पार्टी किसको मुख्यमंत्री पद का ताज पहनाती है, ये आपके सामने जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां की प्रतिभा सिंह,
उन्होंने पहले तो कभी नहीं कहा। कल उनके बेटे विक्रमादित्य ने कहा कि जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, वो सीरियस कंटेंडर हैं सीएम की। तो क्या लगता है आपको, ये तीनों के बीच में कैसे ये निपटारा होगा कि कौन सीएम बने? जिसके साथ विधायक ज्यादा होंगे वो बनेगा, या कोई और कंसिडरेशन होगी? कैसे मामला सुलझेगा? मैं तो जम्मू साहब ये कहूंगा कि देखिए, प्रतिभा सिंह जी ने एक विपरीत माहौल में मंडी लोकसभा सीट जीत के कांग्रेस को दी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब मंडी से हैं, मंडी उनका अपना इलाका है, और सरकार के जब 2-2.5 साल बाकी हों, ऐसी सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, यह बड़ी बात होती है। उसके बाद सुक्खू साहब को हटा के प्रतिभा सिंह जी को जब पार्टी की कमान दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद हिमाचल के लोगों में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है। 6 बार वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी पत्नी को लोकसभा में चुनाव जितवा कर भेजा, और उसी समय जब लोकसभा के साथ 3 विधानसभा के चुनाव भी थे, उपचुनाव थे, मतलब एक लोकसभा और तीनों विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा हारी, तो मुकेश अग्निहोत्री जी का ये कहना था कि सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं, फाइनल भी हम जीतेंगे। लेकिन वीरभद्र सिंह के प्रति हिमाचल के लोगों में एक लगाव है, उनके प्रति प्रेम रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वीरभद्र सिंह को 6 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो उनकी पत्नी कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करें, तो इसमें कोई शक नहीं, जाहिर है वो इस समय विधायक नहीं है। लेकिन उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अगर मेरी मां को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो मैं शिमला ग्रामीण की सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा राजनीतिक परिवार है, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पार्टी अध्यक्ष नाते वो कर रही हैं। भले वो विधायक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप जम्मू साहब जानते हैं कि विधायक बनने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो अब तो ये देखना होगा कि सीएलपी में क्या फैसला होता है, कांग्रेस हाईकमांड कैसे फैसला करती है, खड़गे साहब क्या स्टेट स्टैंड लेते हैं, किसके पक्ष में बात होती है। लेकिन जो मेरे को लगता है कि पंजाब में जैसे जिसको मेजोरिटी थी, अगर उसी को सीएम बनाया जाता तो स्थिति कुछ डिफरेंट होती। लेकिन पंजाब में और ही ढंग से फैसला हुआ, उसका मेरा ख्याल कांग्रेस हाईकमांड इस बात को भी ध्यान में रखेगी, ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे उनको बाद में कोई नुकसान झेलना पड़े। लेकिन जो उनको जीत मिली है उसको मेरा ख्याल वो ठीक ढंग से चलाने का यत्न करेंगे। लेकिन जो बातें आ रही हैं बीजेपी में, ये क्या जेपी नड्डा की जो कारगुजारी है उस पे क्वेश्चन लगेगा, जयराम ठाकुर की कारगुजारी के किसको, जो बीजेपी हारी है उसके बारे में किसको दोष देंगे, जहां जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए उनकी जीत है? मैं जम्मू साहब ये कहूंगा कि इस बार हिमाचल विधानसभा में सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा था वो था पुरानी पेंशन बहाली का। हाँ जी। भाजपा इस मुद्दे पर बसती रही, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला करती रही, भाजपा इसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाई। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, और आपने ये भी देखा होगा गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री बदले गए। हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर साहब ने जब एक लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव हारे, तो पार्टी हाईकमान के पास इस तरह की रिपोर्ट गई थी कि ठाकुर साहब के नेतृत्व में जब चुनाव होंगे तो भाजपा की जीत की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन पार्टी ने ठाकुर साहब पर ही भरोसा किया, उनको लगातार 5 साल मुख्यमंत्री पद दिया। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी, जो प्रधानमंत्री के तमाम दौरों के बावजूद ठाकुर साहब के 10 मंत्रिमंडल के सदस्यों का हारना, और दूसरा एक पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा। इसके अलावा और भी जम्मू साहब 3 मुद्दे थे जो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने कहा हम हर महिला को 1500 रुपए महीना देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये मुद्दे भी उनके भाजपा पर भारी पड़े, और कांग्रेस को सत्ता मिलने में आसानी होगी। एक है औरतें, जो टोटल वोट परसेंटेज है 49% हिमाचल प्रदेश में औरतें वोट डालती हैं। कई इलेक्शनों में औरतों ने ज्यादा वोटें मर्दों के मुकाबले ज्यादा डाली। लेकिन एक ही औरत क्यों असेंबली में चुनेगी, और औरतें क्यों नहीं जीत पाई, क्या सोचते हैं? देखो, मैं तो जम्मू साहब ये कहूंगा कि करीब 24,500 मतदाताओं ने नोटा का बटन बटन दबाया है। हम्म। ना तो उनको कांग्रेस का उम्मीदवार पसंद आया, ना भाजपा का उम्मीदवार पसंद आया, और तो और उनको आजाद उम्मीदवार भी पसंद नहीं आए। इस बार हिमाचल के विधानसभा चुनाव में 24 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थी, जिनमें से
एकमात्र पछात से रानी कश्यप चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं भाजपा के टिकट पर। और इस चुनाव में आपको ध्यान होगा कि आशा कुमारी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो डलहौजी से चुनाव लड़ रही थी, वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानी जाती थी, लेकिन चुनाव हार गई। इसी तरह ठाकुर कौल सिंह की बेटी हैं चंपा ठाकुर, वो भी चुनाव हार गई हैं। और भी बाकी पार्टियों को मतलब जो सरवीण चौधरी थी, भाजपा की महिला विकास मंत्री, वो भी चुनाव हार गई हैं। इस बार हिमाचल विधानसभा की 68 सदस्यीय सीटों में आपको एक ही महिला रानी कश्यप बैठी दिखाई देंगी। अब लोगों ने महिलाओं पर भरोसा क्यों नहीं जताया, जबकि हिमाचल की आबादी 49% महिलाओं की है? तो ये हैरानी वाली बात तो है जम्मू साहब। ये एक बात आप ठाकर कौल सिंह की कहते हैं। ठाकर कौल सिंह पिछली इलेक्शन भी हारे, चंपा पिछली इलेक्शन भी हारे, दो दो बार बाप बेटी दोनों बार इलेक्शन हार गए। लेकिन सोचा जा रहा था कि ठाकर कौल सिंह शायद इस बार निकल जाएंगे, लेकिन ये हम्म। मेजर सेटबैक नहीं एक फैमिली को होगी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, अब मेरे पास वो आंकड़े तो नहीं है मैंने, लेकिन पढ़ा है कि बहुत सारे बाप बेटी और जो एक परिवार से दो लोग लड़े या रिश्तेदार आपस में लड़े, तो लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। ठाकुर कौल सिंह पुराने नेता हैं, कई बार मंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी से एक थे। लेकिन कौल सिंह के साथ साथ उनकी बेटी चंपा ठाकुर को भी लोगों ने हरा दिया। और इसी तरह दूसरे रिश्तेदार भी जो मैदान में उतरे थे अलग अलग पार्टियों से, वो भी चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं। लोग शायद परिवारवाद को, वंशवाद को, रिश्तेदारी को शायद हिमाचल के लोग भी नापसंद कर रहे हैं। इस चुनाव परिणाम से हमें यही देखने को मिला है। अरे दक्षिण जी, आप इस इलेक्शन को पहले भी देखा आपने, कई लोगों के साथ नड्डा साहब से भी इंटरव्यू की, मुकेश अग्निहोत्री से भी इंटरव्यू आपने की। आपको क्या खास बात इस इलेक्शन की लगी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? मैं तो जम्मू साहब ये कहूंगा, हिमाचल के मतदाता जब भी फैसला करते हैं, पूरा फैसला करते हैं, आधा अधूरा फैसला नहीं करते। आपने देखा होगा कि जब मतगणना से पहले और 12 नवंबर को मतदान के बाद ये लगा कि शायद कांटे की टक्कर है, भाजपा को या कांग्रेस को कुछ निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ सकती है, जो जीतने के संभावित उम्मीदवार थे उनसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ने संपर्क किया। लेकिन हमें यह लगता था कि मतदाता हिमाचल के जो लोग हैं वो फैसला करेंगे, वो पूरा का पूरा फैसला करेंगे। सीटें दे दी किसी भी पार्टी को, के लिए 35 सीटें चाहिए। कांग्रेस बहुमत से ज्यादा सीटें लेके सत्ता में आई है। और आप ये भी देखिए जम्मू साहब कि हिमाचल की जनता 1990 से, यानी कि 30-35 साल से लगातार सरकार बदलती रही है। कोई भी सरकार 30-32 साल से रिपीट नहीं हुई। यानी कि अगर कांग्रेस सत्ता में, और आप इस बार भी लोग बड़ा कायम रहे। तो देखते हैं क्या होने जा रहा है, कैसे कांग्रेस अपना नेता इलेक्ट करती है, उसके बाद देखेंगे। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए वो पूरे कर दिए जाएंगे? मैं जम्मू साहब कहता हूँ, ये जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सिर पर कांटों का ताज होगा। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश पहले ही 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनों को पुरानी पेंशन बहाल करना, 1 लाख लोगों को रोजगार देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देना, अतिरिक्त राशि हिमाचल सरकार से जुटा पाएगी? क्या बंदोबस्त कर पाएगी? क्या चुनावी वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे, या इन पर अमल करने के लिए हिमाचल सरकार को केंद्र पर आश्रित होना पड़ेगा? ये सत्ता में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक में क्या फैसले होते हैं, इससे सब चीजें सामने आ जाएंगी। सो तक्षक जी, हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जम्मू साहब, शुक्रिया, थैंक यू।